नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। आज हम इस वीडियो में फिर से चर्चा करने वाले हैं बॉन्ड निवेश से जुड़े बहुत ही जरूरी पहलू पर, जो कि है कैसे आप कॉर्पोरेट पीएसयूज और गवर्नमेंट बॉन्ड के बीच के अंतर को समझ सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से निवेश के सही विकल्प को चुन सकते हैं। और जैसा कि मैं इस वीडियो से पहले भी बॉन्ड निवेश से जुड़ी जानकारी के बारे में 2 वीडियो बना चुका हूं, तो ये देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर रहा होगा कि आखिर बॉन्ड निवेश के ऊपर इतनी चर्चा क्यों जरूरी है। चलिए तो मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूं। साथियों, आपका यह सवाल बिल्कुल जायज है और इसलिए कि आज इस वीडियो के मुख्य विषय पर आने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस रिपोर्ट पर एक नजर डालें, जिसमें भारत के बॉन्ड मार्केट के साइज और इससे जुड़े कुछ जरूरी बिंदुओं को हाईलाइट किया गया है। भारत के बॉन्ड मार्केट साइज की तुलना दूसरे देशों के बॉन्ड मार्केट साइज से करते हुए इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड का टोटल मार्केट साइज भारत की कुल जीडीपी का 70% यानी 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर है, जबकि अमेरिका और यूरोप का बॉन्ड मार्केट साइज उनकी जीडीपी के 225% और जापान का 260% और चीन का मार्केट साइज लगभग 100% के बराबर है। साथियों, इस रिपोर्ट में दी गई इस जानकारी से यह बात साफ होती है कि दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश सभी देशों के मुकाबले भारत का बॉन्ड मार्केट साइज अभी काफी कम है, यानी कि भारत का बॉन्ड मार्केट साइज अभी बहुत अधिक बढ़ने की पोटेंशियल रखता है। अगर हम सिर्फ कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें तो रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की जीडीपी का मात्र 18% बॉन्ड मार्केट ही कॉर्पोरेट बॉन्ड है, जो कि काफी कम है, क्योंकि अमेरिका, साउथ कोरिया और चीन का कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट साइज क्रमशः जीडीपी का 7%, 85 से 95% और 36% के आसपास है। यानी रिपोर्ट के इन बिंदुओं से यह साफ होता है कि भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में ग्रोथ की भारी जरूरत के साथ साथ पोटेंशियल भी है। और यह बात तब और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है जब हम इस रिपोर्ट के तीसरे बिंदु पर आते हैं, जिसमें भारत के कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट साइज की तेजी से होती ग्रोथ से जुड़े कुछ नंबर्स पर बात की गई है। साथियों, रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय कंपनियों ने अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करके वित्तीय वर्ष 2025 में 9.9 खरब रुपए जुटाए, जबकि वित्तीय वर्ष 2024 में यह रकम 8.6 खरब रुपए की थी। वित्तीय वर्ष 2026 में बताया गया है कि भारतीय कंपनियां कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करके लगभग 11 खरब रुपए जुटा सकती हैं। और अगर भारत के बढ़ते कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की तेजी को और थोड़ा पीछे ले जाकर देखा जाए तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जहां साल 2014 में भारतीय कंपनियां कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करके 3.3 खरब रुपए जुटा रही थी, वही रकम साल 2025 में 9.9 खरब रुपए पहुंच चुकी है, लगभग 3 गुना बढ़ चुकी है। साथियों, भारत के बढ़ते बॉन्ड मार्केट साइज से जुड़े इन सारे नंबर से यह तो स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में निवेशकों के लिए भारत का बॉन्ड बाजार कितना अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन इसके लिए बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की समझ होना भी बहुत जरूरी है, जिससे हर कोई निवेशक अपने पैसे को सही ढंग से निवेश कर सके। खास तौर पर ऐसे निवेशक जो अपने पोर्टफोलियो में स्थिरता के साथ साथ फिक्स रिटर्न भी चाहते हैं, उनके लिए बॉन्ड इन्वेस्टमेंट एक अच्छा विकल्प तो हो सकता है, जो आपके इन्वेस्टमेंट को संतुलित करने में मदद करता है। लेकिन साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉन्ड निवेश पर लगभग 9 से 12% के फिक्स रिटर्न के अवसर होने और निवेश का इतना अच्छा विकल्प होने के बावजूद भारत का बॉन्ड इन्वेस्टमेंट मार्केट आज अधिकतम लोगों की नजर में है ही नहीं। तभी तो बाकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत का बॉन्ड मार्केट साइज काफी कम है और इसके 2 बड़े कारण मौजूद हैं। पहला है जानकारी का अभाव और दूसरा निवेश से जुड़ा हुआ डर। तो इसीलिए आज के समय बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को समझना और बॉन्ड से जुड़े निवेश को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। साथियों, दूसरा बड़ा कारण जो आज के समय बॉन्ड निवेश की समझ को जरूरी बना देता है वो है निवेश में विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी। अगर आज के समय कोई निवेशक अपने पैसे को सिर्फ एक ही साधन में लगाता है तो उसके लिए बढ़ती महंगाई के साथ साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि निवेश में डाइवर्सिफिकेशन हो और यही कारण है कि बॉन्ड निवेश से जुड़े हर एक पहलू पर विस्तार पूर्वक चर्चा के लिए हम अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, जिनमें हम बॉन्ड निवेश जुड़ी जानकारी के साथ साथ
विंट वेल्थ नाम के एक प्लेटफॉर्म से भी आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो आपकी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की जर्नी को कई गुना आसान और भरोसेमंद बना देता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कॉर्पोरेट, पीएसयू और गवर्नमेंट बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपकी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे जरूरी साथी विंट वेल्थ के बारे में जान लेते हैं। साथियों, आज से कुछ साल पहले तक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को सिर्फ बड़ी रकम का निवेश माना जाता था, जिसे गिनती के कुछ ही लोग उपयोग कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। विंट वेल्थ के साथ अब कोई भी व्यक्ति मात्र 1000 रुपए से बॉन्ड इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको BBB से लेकर A रेटिंग वाले हाई यील्ड, स्ट्रॉन्ग रेटेड बॉन्ड, लिस्टेड बॉन्ड मिलेंगे, जिसे आप 9 से लेकर 12% तक आकर्षक फिक्स रिटर्न पा सकते हैं। और इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने मोबाइल फोन से UPI या नेट बैंकिंग के जरिए इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं। इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर आपको बॉन्ड इन्वेस्टमेंट से जुड़ी साफ और पारदर्शी जानकारी भी मिलेगी। जैसे विंट वेल्थ पर लिस्टेड हर एक बॉन्ड पर खुद विंट वेल्थ 2% निवेश करता है। इसका मतलब है कि जो भी बॉन्ड इस प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड हैं, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर विंट वेल्थ खुद भी भरोसे की स्थिति में है और उसे ठीक से जांचा परखा गया है। दूसरा, यहां पर इशू होने वाले हर एक बॉन्ड को रिगरस इवैल्यूएशन प्रोसेस से गुजरना होता है। बाकी सुविधाओं की बात की जाए तो आप चाहें तो अपने बॉन्ड को मैच्योरिटी से पहले भी बेच सकते हैं। आप विंट वेल्थ के डैशबोर्ड पर अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारी पा सकते हैं और रीपेमेंट शेड्यूल करने के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में निवेश के ट्रेडिशनल ऑप्शंस के साथ साथ एक स्टेबल और आकर्षक फिक्स रिटर्न वाला विकल्प भी जोड़ना है, तो विंट वेल्थ पर आसानी और भरोसे और पारदर्शिता के साथ अपनी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। साथियों, अब बॉन्ड के टाइप पर आने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि आखिर बॉन्ड होते क्या हैं। वैसे तो मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियोस में सब बताया है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, उनके लिए मैं जल्दी से बॉन्ड का मतलब समझा देता हूं। आफ्टर ऑल, बॉन्ड होते क्या हैं? मान लो कि मेरे नियंत्रण में एक बहुत बड़ी कंपनी है, सरकारी, PSU या निजी कोई भी एक, और मुझे अपनी कंपनी के अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बड़ी रकम की जरूरत है, लगभग 100 करोड़ रुपए की। अब इस रकम को जुटाने के सभी कंपनीज के पास 2 प्राइमरी ऑप्शन होते हैं, या तो वो बैंक से लोन ले या दूसरा कंपनी अपने शेयर बेचकर पैसा जुटा ले। मेरे पास भी यही 2 प्राइमरी ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन इनमें कुछ दिक्कत लग रही है। जैसे अगर मैं बैंक से लोन लेना चाहूं तो उनकी अपनी डिमांड है कि आपको 14% ब्याज पर लोन मिलेगा, सिक्योरिटी जमा करनी होगी, कंपनी का रिकॉर्ड टटोला जाएगा, कई तरह की चीजें होंगी। ये सब प्रोसेस लंबा और महंगा हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं अपनी कंपनी के कुछ परसेंटेज शेयर को स्टॉक मार्केट में लेकर आऊं, ढेर सारे अलग अलग निवेशकों से पैसा जुटा लूं, लेकिन मुझे अपनी कंपनी की शेयर होल्डिंग को भी कम नहीं करना है। यानी मैं चाहता हूं कि कंपनी के 100% हिस्सेदारी मेरी ही रहे। इसीलिए इस समय मेरे लिए शेयर मार्केट का विकल्प भी अब उपयुक्त नजर नहीं आता। ऐसे हालत में जब कंपनी बैंक लोन या शेयर का ऑप्शन नहीं चुनना चाहती, तो कंपनी के पास एक और विकल्प आता है, और वो है बॉन्ड जारी करने का, ताकि वो अलग अलग निवेशकों से रकम जुटा सके। अब ये होता कैसे है? मान लीजिए मेरी कंपनी को जरूरत थी 100 करोड़ रुपए की, तो मैं अपनी कंपनी के नाम से 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कर देता हूं, अलग अलग कीमत से, कोई 10,000 रुपए का, कोई 50,000 रुपए का, कोई 1 लाख रुपए का बॉन्ड। अब जो आदमी मेरी कंपनी के जितने रुपए के बॉन्ड खरीदेगा, उसे उतने पैसे मेरी कंपनी को देने होंगे, जिसके बदले कंपनी बॉन्ड खरीदने वाले हर एक आदमी को तय सीमा पर फिक्स रिटर्न देती रहेगी, जो कि 9 से 11% के बीच में होता है। बॉन्ड की इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह समझ सकते हैं कि कंपनी ने अपनी जरूरत के अनुसार अलग अलग निवेशकों से 9 से 11% ब्याज दर पर पैसा जुटा लिया, साथ ही अपनी शेयर होल्डिंग भी बचा के रख ली। ये तो हुई बात बॉन्ड क्या होते हैं। अब आते हैं बॉन्ड के अलग अलग प्रकार पर। आपको कौन से बॉन्ड में निवेश करना चाहिए? शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड से। साथियों, बॉन्ड में निवेश में गवर्नमेंट बॉन्ड को सबसे कम रिस्क वाला निवेश माना जाता है। इसके पीछे बहुत ही सामान्य सा कारण है कि कोई भी देश सरकार के दिवालिया होने की संभावनाओं को बहुत कम रखती है। ऐसे में सरकार से जुड़ा निवेश भी सुरक्षित ही रहता है। इसलिए सरकारी बॉन्ड को सुरक्षित निवेश के साथ साथ अतिरिक्त आय के सोर्स की तरह देखा जाता है।
जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति आज हमारे देश में हैं, वो अपने निवेश का एक बड़ा हिस्सा सरकारी बॉन्ड में जरूर निवेश करते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार को बॉन्ड देकर लोगों से लोन लेने की क्या जरूरत है? उसके पास तो कई लाख करोड़ का टैक्स हर साल जाता है। तो मान लो साल 2024 में सरकार के पास टैक्स के माध्यम से 70 करोड़ रुपए जमा हुए या 70 रुपए जमा हुए, लेकिन उसने तय किया कि अगले साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसे ज्यादा खर्च करने हैं, जिसके लिए अतिरिक्त 30 रुपए की जरूरत है। तो यही एक्स्ट्रा 30 रुपए सरकार बॉन्ड के माध्यम से पब्लिक से लोन की तरह ले लेती है, जिसके बदले सरकार बॉन्ड की मैच्योरिटी होने पर उन्हें फिक्स रिटर्न देती रहती है। अब आपके मन में फिर ये सवाल आएगा, ये सरकारी बॉन्ड मिलते कहां हैं और कैसे खरीदे जा सकते हैं? तो साथियों, केंद्र सरकार की तरफ से जारी होने वाले बॉन्ड्स, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी कहा जाता है, इन्हें आप रिजर्व बैंक से, पोस्ट ऑफिस से या अन्य किसी दूसरे उपलब्ध बैंक के माध्यम से खरीद सकते हैं। केंद्र सरकार की तरह अलग अलग राज्य सरकारें भी बॉन्ड जारी करती हैं, जिन्हें राज्य की संबंधित बैंक या अन्य उपलब्ध माध्यमों से खरीदा जा सकता है। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड की मैच्योरिटी टेन्योर की बात की जाए तो ये अलग अलग बॉन्ड के हिसाब से 5 साल से 40 साल तक हो सकती है। मिनिमम 10,000 रुपए से आप गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश शुरू कर सकते हैं। साथियों, गवर्नमेंट बैंक को सुरक्षा और स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन इनमें मिलने वाला ब्याज पीएसयू और कॉर्पोरेट बॉन्ड से थोड़ा कम होता है। अगर इसे उदाहरण के साथ समझा जाए तो जहां गवर्नमेंट बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज 7% के आसपास होगा, तो हो सकता है पीएसयू और कॉर्पोरेट पर मिलने वाला ब्याज 9% से लेकर 12% के बीच में हो सकता है। इस तरह पीएसयू और कॉर्पोरेट बॉन्ड निवेशकों को थोड़ा अधिक रिटर्न का अवसर तो देते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी की कमी और जोखिम को लेकर डर के कारण बहुत से लोग इनसे दूरी बनाए रखते हैं और इनमें निवेश करने से बचते हैं। और यहीं पर आपकी मदद करता है विंट वेल्थ, जो बॉन्ड निवेश से जुड़ा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पीएसयू और कॉर्पोरेट बॉन्ड के निवेश से जुड़ी एक चीज को आसान भाषा में और पारदर्शिता के साथ समझ पाएंगे कि आसानी से बॉन्ड में निवेश कैसे करना है। अब यह भी जान लेते हैं कि पीएसयू और कॉर्पोरेट बॉन्ड होते क्या हैं। पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी ऐसी कंपनी जिनमें सरकार की पूरी भागीदारी तो नहीं होती, लेकिन कम से कम 51% सरकार के पास रहता है। उदाहरण के लिए एनटीपीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनेडा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ओएनजीसी, गेल, सेल आदि ये कुछ बड़े पीएसयूज हैं। अब जैसे गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है अधिक फंड की, उसी तरह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या अन्य ऑपरेशंस के लिए इन सभी कंपनियों को भी लोन या अपने बजट से ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, और ये भी बॉन्ड के जरिए उस पैसे को जुटाती हैं। साथियों, पीएसयू बॉन्ड को आप इस तरह से गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड का संतुलन भी मान सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पीएसयू पर मिलने वाले ब्याज को देखा जाए तो वो लगभग 8 से 11% के आसपास होता है। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज से काफी नजदीक आता है, और गवर्नमेंट के शेयर होल्डिंग के चलते पीएसयू बॉन्ड का रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है। यानी रिस्क फैक्टर की कैटेगरी में पीएसयू बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड के काफी नजदीक आते हैं। और पीएसयू बॉन्ड के टेन्योर की बात की जाए तो ये 1 साल से लेकर 20 से 30 साल तक के बीच में हो सकते हैं, जिनमें से आप कोई भी टेन्योर चुन सकते हैं। तो पीएसयू बॉन्ड उन निवेशकों के लिए विकल्प हो सकते हैं जो संतुलित रिस्क के साथ आने वाले थोड़े अधिक ब्याज दर पर अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेकर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट में और अच्छा फिक्स रिटर्न तलाश रहे हैं, तो आपके सामने आता है कॉर्पोरेट बॉन्ड का निवेश। कॉर्पोरेट बॉन्ड, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बॉन्ड में निजी कंपनी से जुड़े हुए बॉन्ड होते हैं, इनमें सरकार की कोई शेयर होल्डिंग या बैक होल्डिंग नहीं होती। अब साथियों, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड में सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो रिस्क फैक्टर थोड़ा ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करते या उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट बैंक ऑफर करने वाली अधिकतम कंपनी ये टारगेट करती हैं कि उनके बॉन्ड खरीदने वाले लोगों को उतना फिक्स रिटर्न मिलता रहे जितना उनसे प्रॉमिस किया गया था। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है, जो कंपनी के हर एक बिजनेस मूव को एनालाइज करता है, इसके पॉसिबल रिजल्ट्स को आंकता है, सही समय पर सही डिसीजन लेता है, कंपनी की टारगेटेड ग्रोथ को पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तो उनके बॉन्ड की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, उनकी वैल्यू गिर जाती है, और फिर इन्वेस्टर ऐसी कंपनियों के बॉन्ड में पैसा लगाने से बचते हैं। यानी कोई भी निजी कंपनी किसी भी हालत में अपने इन्वेस्टर के भरोसे को नहीं खोना चाहती, जिसके लिए वो हर हाल में अपनी कंपनी की ग्रोथ को टारगेट करते रहते हैं। साथियों, कॉर्पोरेट कंपनीज की इसी एग्रेसिव और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की बिजनेस अप्रोच के चलते
इन बॉन्ड पर आमतौर पर 9 से 12% का फिक्स रिटर्न मिलता है। ऐसे में कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश का यह विकल्प उन निवेशकों के लिए हो सकता है जो कैलकुलेटिव रिस्क के साथ फिक्स हाई रिटर्न के अवसर को तलाश रहे हैं। अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड की मैच्योरिटी टेन्योर की बात करें तो यह 6 महीने से लेकर कई सालों तक हो सकती है। यानी निवेशक अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए अलग अलग अवधि वाले बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, जितने समय के लिए चाहे अपनी बॉन्ड को बनाए रख सकते हैं। तो साथियों, अगर आप भी बॉन्ड निवेश को आसानी से समझना चाहते हैं और अपने लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड के सही विकल्प चुनना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बार फिर विंट वेल्थ को याद दिलाना चाहूंगा, जहां पर आप मात्र 1000 से अपनी बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। विंट वेल्थ पर आप BBB से लेकर A रेटेड हाई यील्ड, स्ट्रॉन्ग रेटिंग और 9 से लेकर 12% तक के अट्रैक्टिव फिक्स रिटर्न देने वाले बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि विंट वेल्थ पर लिस्टेड होने वाले हर एक बॉन्ड में खुद विंट वेल्थ ने कम से कम 2% निवेश किया है। यानी कि यहां पर आपको वही बॉन्ड देखने को मिलेगा जिसमें खुद विंट वेल्थ ने निवेश किया हुआ है। इसके अलावा रिस्क असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए बॉन्ड जारी करने वाली हर कंपनी को रिगरस इवैल्यूएशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं कि टाइमली रीपेमेंट के साथ साथ आप लिस्टेड सारे बॉन्ड्स स्टॉक एक्सचेंज पर भी लिस्ट होते हैं। तो अगर आप मैच्योरिटी से पहले अपने बॉन्ड को बेचना चाहें तो आसानी से बेच सकते हैं। तो जल्दी से आइए, अपना निवेश शुरू कीजिए बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की शानदार जर्नी। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में निवेश और व्यापार से जुड़ी जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.